एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अभी देख रहे हैं ईएसआई रूल्स को। ईएसआई रूल्स में हमने पहले चैप्टर 1 से 5 तक कंप्लीट किया है और 5 का हमने 2 पार्ट किया था, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम देख रहे हैं पार्ट 2। चैप्टर 5 सेक्शन 31 टू 46 तक था। हमने पार्ट 1 में 31 टू 35 देखा था और 36 ओमिटेड है, इसे हटा दिया गया है। आज हम देखेंगे 37 टू 46 रूल को। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 के पार्ट 2 यानी रूल 37 टू 46 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रूल 37। रूल 37 क्या कहता है? प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स बिफोर सीएजी ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। एनुअल अकाउंट्स टू बी सबमिटेड टू द सीएजी फॉर स्क्रूटनी बाय जून 15 ईच ईयर आफ्टर द फिनेंशियल ईयर एंड्स। आपको पता है फिनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को खत्म होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें अपना एनुअल अकाउंट सीएजी को स्क्रूटनी के लिए कब तक दिया जाना चाहिए, डेट पूछा गया था। इसका सही उत्तर 15 जून है। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ग्रांट एन एक्सटेंशन अप टू 30 डेज अपॉन द कॉरपोरेशन रिक्वेस्ट। यदि कॉरपोरेशन रिक्वेस्ट करती है तो 30 डेज तक और भी टाइम एक्सटेंड किया जाएगा, बट आइडियली जून 15 होता है, 15th ऑफ जून। नेक्स्ट देखते हैं रूल 38। रूल 38 कहता है पावर्स ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया। सीएजी के पावर्स क्या क्या है इसके रिगार्डिंग? ये ओवरऑल पावर नहीं है, यहाँ हम कॉरपोरेशन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ऑथोरिटी टू ओवरसी द कॉरपोरेशन अकाउंट, ओवरसी करने का कॉरपोरेशन अकाउंट। द सीएजी में आगे क्या कर सकती है? रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट मांग सकती है। समवन इंडिविजुअल, समन इशू कर सकती है। ऑब्टेन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन भी ले सकती है किसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट। अब इसका डिटेल देखते हैं। रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट में क्या है? इशू अ रिटन नोटिस रिक्वायरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर ऑडिट। ऑडिट के लिए कोई भी जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे उसके लिए वो एक रिटन में नोटिस इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है समन, रिक्वायर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू अपीयर इन पर्सन। ये समन इशू कर सकते हैं जिसमें अपीयर इन पर्सन यानी उन्हें व्यक्तिगत रूप से वहां अटेंड करना होगा जा करके। नेक्स्ट है ऑब्टेन डिक्लेरेशन, रिक्वायर सच इंडिविजुअल टू साइन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन साइन करना होगा डिक्लेरेशन को। आंसर क्वेश्चंस और सबमिट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो ये थे हमारा सीएजी का पावर, जिसमें हमने देखा कि सीएजी डॉक्यूमेंट मांग भी सकते हैं, किसी को समन भी इशू कर सकते हैं या फिर डिक्लेरेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल 39 रिपोर्ट ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया। उसके रिपोर्ट के बारे में क्या है प्रावधान? सीएजी सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट टू द कॉरपोरेशन। सीएजी अपना ऑडिट रिपोर्ट किसे देगा? कॉरपोरेशन को देगा। नेक्स्ट ओपिनियन ऑन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर ओपिनियन क्या होगा? वेदर इट इज फुल, फेयर एंड properly drawn up, reflecting a true and correct view of the corporation's financial state। वित्तीय स्थिति जो कॉरपोरेशन की है, क्या वह ट्रू एंड करेक्ट फिगर आ रहा है वहां पे? क्या फुल एंड फेयर भी है? प्रॉपर ड्रॉन अप किए भी गए हैं? इसका रिपोर्ट इसके बैलेंस शीट पर ओपिनियन के रूप में लिखा होता है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड, whether any explanation or information requested from the corporation or its officer were provided and deemed satisfactory। क्या कोई ऐसे explanation पूछे गए थे और जो पूछे गए तो क्या वो प्रोवाइड किए गए, और प्रोवाइड किए गए तो क्या वो सेटिस्फैक्ट्री थे या नहीं थे? तो इस तरह से उनका रिमार्क होता है उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट में। ये था रूल 39। अब देखते हैं रूल 40।
रूल 40 कहता है कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट, कंसिडर करना उस रिपोर्ट को। द स्टैंडिंग कमिटी रिव्यू द एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट को कौन रिव्यू करेगा? तो स्टैंडिंग कमिटी। एक्सक्लूडिंग अनऑडिटेड अकाउंट, जो अकाउंट अभी तक ऑडिट नहीं हुए हैं उसे वो रिव्यू नहीं करेगा। एंड सबमिटेड फॉर एडॉप्शन बिफोर 10th of December। द ऑडिटेड अकाउंट एंड CAG रिपोर्ट, दो चीजें, ऑडिटेड अकाउंट एंड CAG रिपोर्ट मस्ट also be adopted before 10th of December if received by 20th November। एक टाइम फ्रेम दिया गया है, इस टाइम फ्रेम से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट रिपोर्ट से आए हैं यहाँ पर कि यहाँ रिव्यू कौन करेगा, कौन सी अकाउंट को करेगा? तो ऑडिटेड अकाउंट को। दूसरा, CAG का रिपोर्ट साथ में ऑलरेडी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रूल 41। रूल 41 क्या कहता है? ऑथेंटिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स। ऑथेंटिकेशन की बात, जो हमारा एनुअल अकाउंट और रिपोर्ट हुआ उसका ऑथेंटिकेशन। द एनुअल अकाउंट, CAG रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट आर ऑथेंटिकेटेड विद द कॉर्पोरेशन सील। ये इंपॉर्टेंट है। किस किस चीज की बात है? एनुअल अकाउंट, CAG रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट। इन्हें ऑथेंटिकेट किया जाना है कैसे? विद द कॉर्पोरेशन सील। इस सील की बात हमने रूल 30 में किया है। एंड सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय December 20। सारे टाइम फ्रेम मैनर में दिए गए हैं। फॉर प्लेसमेंट बिफोर पार्लियामेंट, ये रिपोर्ट्स जो कॉर्पोरेशन सील के साथ वहां सबमिट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसे पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेगी। इफ द CAG रिपोर्ट इज डिलेड beyond November 20, the account and report are submitted separately। ये अलग अलग भी बाद में सबमिट किए जा सकते हैं यदि CAG की रिपोर्ट आने में देरी होती है। तो ये था हमारा रूल 41, जिसमें हमने देखा कि हमारे एनुअल अकाउंट, CAG रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट ये सारे ऑथेंटिकेट किए जाते हैं कॉर्पोरेशन सील के द्वारा। देन आफ्टर इसे सबमिट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि उसे पार्लियामेंट में प्लेस किया जा सके। नेक्स्ट, रूल 42 कॉस्ट ऑफ ऑडिट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि कॉस्ट ऑफ ऑडिट कौन पे करता है? द कॉर्पोरेशन शैल पे। कौन? कॉर्पोरेशन। द कॉर्पोरेशन शैल पे ऑडिट कॉस्ट बाय द डेट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑडिट का कॉस्ट कॉर्पोरेशन को पे करना होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट, रूल 44 इम्प्रोप्राइटी और इरेगुलरिटी इन अकाउंट्स। अकाउंट में यदि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है तब क्या प्रावधान है? ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द कॉर्पोरेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी इम्प्रोप्राइटी, इरेगुलरिटी और लॉस ड्यू टू निग्लेक्ट और मिसकंडक्ट। ये मेन रीजन है, निग्लेक्ट और मिसकंडक्ट। नेमिंग दोज रिस्पॉन्सिबल, द स्टैंडिंग कमिटी मस्ट रेमेडी डिफेक्ट्स विद इन 90 डेज। ये टाइम फ्रेम है 90 डेज। और अथॉरिटी स्टैंडिंग कमिटी। एंड रिपोर्ट एक्शन टेकन if disputes arise, the central government may intervene and issue binding orders। इसमें हमने दो तीन चीजें देखी। पहला कि इस तरह की कोई इम्प्रोप्राइटी, इरेगुलरिटी या लॉस होते हैं तो सबसे पहले देखा जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल के लिए एक अथॉरिटी है स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी क्या करेगा? रेमेडी लाएगा विद इन 90 डेज। एक टाइम फ्रेम भी है। और उसमें डिस्प्यूट कुछ होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है और कोई बाइंडिंग ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, यानी बाध्यकारी आदेश लाए जा सकते हैं। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये था हमारा रूल 44। नेक्स्ट, रूल 45 डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड सरचार्ज फॉर लॉस एंड डेफिशिएंसी। देखते हैं इससे संबंधित प्रावधान। स्टैंडिंग कमिटी किसी भी गलत खर्चे को अस्वीकार कर सकती है। कोई गलत खर्च है, स्टैंडिंग कमिटी उसे अस्वीकार कर सकती है और जिम्मेदार व्यक्तियों पर शुल्क लगा सकती है। जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए उस पर शुल्क लगा सकती है। इसके लिए उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा। लिखित कारण देना और देय राशि का प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य है, जिसे संबंधित व्यक्ति और केंद्र सरकार को सूचित किया जाता है। स्वाभाविक है
जो इससे अफेक्टेड है उसे और केंद्र सरकार दोनों को इन्फॉर्म किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वह केंद्र सरकार के पास 1 महीने के भीतर, टाइम फ्रेम यहाँ फिर है, 1 महीने के भीतर अपील कर सकता है। अपील कहाँ करेगा? तो 1 महीने के भीतर केंद्र सरकार के पास, जो निर्णय को स्थगित, संशोधित या रद्द कर सकती है। केंद्र सरकार के पास क्या पावर होगा इस अपील में? निर्णय को स्थगित कर दे, संशोधित कर दे या फिर रद्द कर दे। ये तीनों तरह के पावर उसे प्राप्त है। अपील के दौरान क्या होगा? केंद्र सरकार कोई कार्रवाई को स्थगित कर सकती है। अपील के दौरान केंद्र सरकार किसी कार्रवाई को स्थगित भी कर सकते हैं, रोक भी सकती है। तो आपने यहाँ देखा कि कोई गलत खर्च किए जाते हैं तो उसे स्टैंडिंग कमेटी क्या करेगा? रिजेक्ट कर सकता है, अस्वीकार कर देगा, और जो भी इसके लिए दोषी रहेगा उसके ऊपर चार्ज लगाए जा सकते हैं, शुल्क लगाए जा सकते हैं। शुल्क लगाने के साथ साथ उसे स्पष्टीकरण देने का मौका भी दिया जाएगा, और देय राशि कितना है, कितना उसे पे करना है, वो भी दिया जाएगा। यदि वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये ऑर्डर गलत है, तो वह केंद्र सरकार के पास अपील भी कर सकता है। कितने दिनों में? तो 1 महीने में। अब केंद्र सरकार क्या कर सकती है? उस ऑर्डर को स्थगित कर दे या संशोधित कर दे या फिर रद्द कर दे। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है रूल 46 चैप्टर 5 का। रूल 46 कहता है रिकवरी ऑफ अमाउंट्स सर्टिफाइड टू बी ड्यू। क्या होगा? एनी सम सर्टिफाइड एज ड्यू बाय द स्टैंडिंग कमिटी मॉडिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने जो पीछे देखा, जो स्टैंडिंग कमिटी ने बता दिया या फिर जो सर्टिफाई हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, मस्ट बी पेड टू द कॉर्पोरेशन विद इन 3 मंथ। उस दोषी व्यक्ति को 3 महीने के अंदर कॉर्पोरेशन के अकाउंट में पेमेंट करने होते हैं। इफ नॉट पेड, यदि पेमेंट नहीं किया जाता है, इट विल बी रिकवर्ड, बाद में रिकवरी की जाएगी उसे, लाइक एन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। इफ द सर्टिफिकेट इज लेटर सेट असाइड, ये एक अलग कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है कि यदि बाद में पता चला कि वह लेटर सेट असाइड हो गया और मॉडिफाइड हो गया, यानी जो हमने देखा यहाँ पर कि केंद्र सरकार उसे स्थगित कर सकती है, संशोधित कर सकती है, रद्द कर सकती है। तो इस कंडीशन में यदि उसका कुछ अमाउंट पेड हो चुका है, इस पे अमाउंट को, द पेड अमाउंट विल बी रिफंडेड एज नेसेसरी। पेड अमाउंट को रिफंड किया जाएगा। तो ये थे हमारे रूल 46। अभी हमने क्या क्या देखा? 37 सीएजी ऑफ इंडिया कब तक रिपोर्ट देना होता है? 15 जून। किस चीज के लिए? 31 मार्च को एंड हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए। नेक्स्ट, सीएजी का पावर क्या क्या था? डॉक्यूमेंट मांग सकती थी, समन कर सकती थी और डिक्लेरेशन ले सकती थी। नेक्स्ट, रिपोर्ट का क्या होगा? ऑडिटेड रिपोर्ट क्या फुल फेयर प्रॉपरली ड्रॉन अप थे, इसका रिमार्क होगा। और नेक्स्ट, क्या उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो प्रोवाइड किए गए और वो सेटिस्फैक्ट्री थे? रूल 39 था ये। नेक्स्ट है हमारा रूल 40। रूल 40 में स्टैंडिंग कमेटी रिव्यू करती थी एनुअल रिपोर्ट को, जो कि अनऑडिटेड है उसे छोड़ करके। कब तक? 10 दिसंबर तक। नेक्स्ट था 41। 41 में हमने देखा कि एनुअल अकाउंट, सीएजी रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट ऑथेंटिकेटेड विद द कॉर्पोरेशन सील, और देन आफ्टर वो सबमिट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों? ताकि प्लेस किया जा सके उसे पार्लियामेंट में। नेक्स्ट था 42 इंपॉर्टेंट, कि ऑडिट कॉस्ट कॉर्पोरेशन पे करेगी। डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड सरचार्ज ऑफ फॉर लॉस एंड डेफिशिएंसी। कोई गलत खर्च किया गया है तो स्टैंडिंग कमेटी उसे रिजेक्ट कर देगी, और जो व्यक्ति है दोषी, उसके लिए उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा। अवसर देने के बाद उसे लिखित कारण देना होगा। यदि वह पेमेंट कर देता है और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपील में उस ऑर्डर को स्थगित, संशोधित या रद्द कर देती है, तब वह अमाउंट उसे वापस हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 5। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।